सो हाय गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री ऑफ चैप्टर 2। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज किंग्स एंड किंगडम्स। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग दी थी कि हम इस वीडियो में या इस पूरे क्लास में चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम किस तरीके से ट्रेस करेंगे पूरी हिस्ट्री को, किस तरीके से एक चेन बाई चेन हम इसको क्या करेंगे, उसको प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, देन उसको हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आज इसकी इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से सब चीज़ों को समझ लें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, मेजरली इसमें हम कोई बड़े किंगडम के बारे में अभी पढ़ नहीं रहे हैं। आगे चल के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें हम बहुत बड़े किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चोलास, राष्ट्रकूटास और चालुक्य डायनेस्टी के बहुत बड़े बड़े रूलर्स रहे हैं, उनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर का क्या है, ये किस पीरियड की बात करता है, किस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में हमें एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग देता है। तो 7 to 12 सेंचुरी सी की हम इस पूरे चैप्टर में बात करें, क्या होता है इस पूरे पीरियड में, क्या नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 7th सेंचुरी to 12th सेंचुरी पीरियड की हम हिस्ट्री को पूरा समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, एंड चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, कैसे चेंजेस आते हैं। देखो, कोई भी अगर रैपिड चेंज देखना हो आपको, तो जो सोसाइटल चेंज होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। लोग अपनी चीज़ों को बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं, चाहे उनकी बुराइयां ही क्यों ना हो उस चीज़ में, कितने भी कस्टम्स बिलीफ हो, वो उनको धीरे धीरे छोड़ते हैं। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लूँ तो आप देखो, हमारे इंडियन सोसाइटी में जो कास्टवाद है, कास्ट को लेके लोग रहते हैं, वो हज़ारों साल पुराना है। ठीक है, आज भी लोग अपनी कास्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कास्ट से बाहर शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और इंटरकास्ट डाइनिंग के लिए भी वो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर एक वीक रूलर हुआ, उसको एक पावरफुल रूलर ने मार दिया, ठीक है, उसकी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। आप प्रेजेंट डे सोसाइटी में देखते हो, कोई भी सरकार होती है 5 साल के लिए बनती है। अगर उसने 5 साल में कोई अच्छा काम कर पाया, देन तभी उसे जनता क्या है नेक्स्ट आगे टाइम पीरियड में आने देगी, वरना उसको भी हटा देती है। तो इस तरीके से 17th to 12th सेंचुरी बहुत ज़्यादा हमें इसी प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें जो लोकल चीफ थे उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई। अब जब लोकल चीफ क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वहाँ पे क्या होता है, जब बहुत बड़ा रीजन ये लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जीत लेते हैं थ्रू वॉर्स एंड बैटल्स, तो क्या करते हैं, उनको प्रोविंसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये अगर मैंने मैप बनाया है इंडिया का, मतलब ऊपर का नहीं बना पाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, और इसके जो मेन रूलर हैं, जो किंग है सबसे बड़ा पावरफुल, वो यहाँ बैठता है इस वाले रीजन पे। यहाँ पे इसके सारे महल बने हुए हैं, इसके सारी बीवियाँ, पूरा परिवार खानदान यहाँ रहता है। ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। लेकिन ये सब क्या है, ये इनके प्रोविंसेस हैं। ठीक है, जिसको प्रांत कहते हैं हिंदी में। तो इन प्रोविंसेस पे ये जो रूलर्स होते थे, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स होते थे, पावरफुल रूलर्स होते थे, वो गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। जो गवर्नर्स उनके बिहाफ पे वहाँ काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और वहाँ पर जो मेन सेंट्रल अथॉरिटी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को पहुँचाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब यहाँ पे जो सेंटर में बैठा हुआ राजा है, उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, या फिर किसी दूसरे इन्वेडर ने उसे मार दिया के, तो ये जो सारे यहाँ के, जैसे कि ये रीज़न है, ये रीज़न है, और एक ये रीज़न है, तो यहाँ के जो भी उसने गवर्नर्स बिठाए हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बनते थे कि ये सारे लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते, ये मना कर दिया करते थे कि हम जो नए रूलर है उसकी बात नहीं मानेंगे, और आज से हमारे ही राज्य, अपने हाथ में अथॉरिटी ले लिया करते थे। ये हमेशा बहुत ज़्यादा इस तरीके के मौके में रहते थे, किस तरीके से सत्ता हमें मिल जाए और हम उसके मालिक बन जाएं। ठीक है, और कभी कभी ये राजा के होते हुए भी अपनी इंडिपेंडेंस को क्या करते थे, डिक्लेयर कर दिया करते। इतनी भी सारी हमें चीज़ें इतिहास में देखने को मिली हैं। लार्ज किंगडम ब्रोक इनटू स्मॉलर रीजनल पावर, जो बहुत बड़े बड़े किंगडम होते थे, लार्ज किंगडम्स होते थे, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिनको हम रीजनल पावर्स कहते थे। क्योंकि अगर आप बात करोगे, दिल्ली में बैठा हुआ राजा किसी भी कीमत पे कर्नाटका में लोगों को गवर्न नहीं कर सकता। कर्नाटक कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है, तो वहाँ से यहाँ पे रूल करने के लिए, यहाँ के लोगों को समझने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए राजा को क्या करना पड़ता था, बहुत बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पद पे अपॉइंट करने पड़ते थे, ताकि वो उस रीजन में जाएं, प्रॉपरली वहाँ पे क्या करें, लोगों की देखभाल करें, वहाँ से टैक्स वसूलें, और आके वापस उन्हें रिपोर्ट करें कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उस ये लार्जर किंगडम्स जो बने थे, वो धीरे धीरे छोटे छोटे रीजनल पावर्स में बट गए, छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में बच गए, जिसको हम प्रोविंसेस कहते हैं। एंड द किंग्स नीडेड रिसोर्सेज, और जो किंग्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं, चाहे वो
फूड प्रोड्यूस हो गया वो भी हमारे लिए रिसोर्स है, लैंड हमारे लिए रिसोर्स है, और बाकी की सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स है, कैसे बिना कैसे तरीके से हर चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स है, एयर रिसोर्स है, हमारे लिए सेटलमेंट्स रिसोर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें। एंड इनको जो रिसोर्सेज होते थे उसको कलेक्ट करते थे क्या, किसके फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में, क्योंकि राजा को अपनी आर्मी चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, और उनको अपने बड़े बड़े महल वगैरह बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये बड़े बड़े जो राजा होते थे या गवर्नर्स होते थे, ये उन सारे प्रांत में, प्रोविंसेस में क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, और जो ज़मीन होती थी उसको कंट्रोल किया करते थे कि ये पूरी टेरिटरी हमारी है, दूसरा राजा इसमें घुस ना जाए, और अपने झंडे वंडे गाड़ के पूरा उसको फोर्टिफाई कर लिया करते थे, ताकि दूसरे के जो इन्वेडर्स हैं उनको पता लग सके कि ये फलाने राजा का है। अगर आप इसकी बात करें तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा आपको राजमहल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे तो बहुत, मतलब अगर राजस्थान अगर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे किले बने बने हैं कि रानी को डिवोट करते हुए किले बने हैं, फिर राजा तो बहुत बड़े बड़े किले बनाया करते थे, और फिर उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, जो आज भी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। एंड दे फॉट वॉर, जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, लड़ाइयाँ भी लड़ा करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी राजा दूसरे राजा से कह रहा है कि आप ऐसा करो, अपनी टेरिटरी हमें दे दो प्यार से, ऐसा कुछ नहीं होता था। लड़ाई बड़ाई लड़नी पड़ती थी, तभी उनकी टेरिटरी एक्सपेंड होती थी। तो इन सब की हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ के ये रूलर्स थे, वो ये काम करते थे, या फिर उन्होंने ये बनवाया, या फिर उन्होंने वो काम किया, तो वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सोर्स हमें मिलता है प्रशस्ति का। अब देखो प्रशस्ति क्या होती है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रशस्ति का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एक्चुअली इंस्क्रिप्शन नहीं होता है, अ फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन होती है। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, कोई भी हार्ड सब्सटेंस है या फिर कोई भी हार्ड मेटल है, उस पर जो लिखाई होती है खोद खोद के, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखा होगा, किसी बड़े पत्थर पे लिखाई होती है, या फिर आपने देखा होगा कि जो पिलर्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आपने कहीं विजिट किया होगा, ताजमहल तो गए होगे ना, ताजमहल गए होगे, रेड फोर्ट गए होगे, तो यहाँ पे दीवारों पे और यहाँ पे क्या है, जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह रखे हैं वहाँ पे क्या होता रहता है, बहुत सारा लिखाई होती है। तो इनको ही हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जो कि हार्ड मेटल्स पे होती है। तो प्रशस्ति क्या होती है, रिटन बाय पोइट्स टू प्रेज किंग। प्रशस्ति का मतलब होता है जो भी कवि होते थे राज दरबार में, जो लिखने पढ़ने का काम जानते थे और जो इतिहास लिखते थे उन राजाओं का, वो उनकी तारीफ में जो चीज़ें लिखते थे उसको प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। अब प्रशस्ति के हम बेस्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें वान भट्ट ने हर्षचरित लिखी है, जो कि राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक बहुत महान राजा हुए हैं, उनके बारे में पूरी तरीके से वान भट्ट ने लिखा है, जो उनके राज कवि थे, उनके राज में रहते थे। और जो जितने भी राजा वगैरह हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं, ये इनको सब पैट्रोनाइज किया करते थे, इनको बताते थे कि आप हमारे राज्य में रहिए और राज्य में रह के हमारी हिस्ट्री को लिखिए, हमारे दादा परदादाओं के चित्र बनाइए, उनको रखिए, ताकि आने वाली नस्ल उनको हमेशा याद रखें, कभी भूल ना जाए, ठीक है। वो मतलब इतने बड़े किंगडम से थे। तो आपको प्रशस्ति समझ में आ गया, प्रशस्ति क्या होता है, किसकी तारीफ में लिखे होते हैं, जो राजा होता है उसकी तारीफ में जो भी रिटन रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं उनको हम प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कॉपर प्लेट्स पे लिखे होते थे। कॉपर प्लेट्स जानते हो, कॉपर तो सब जानते हो, कॉपर एक मेटल है, हार्ड मेटल है, ठीक है। तो कॉपर की इस तरीके से पतली पतली बहुत सारी प्लेट्स होती थी, उस पर ऐसे ऐसे लिखा होता था कि फलाने हर्षवर्धन राजा बहुत महान है, उनकी महानता के चर्चे चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, उनके इतने इतने बच्चे हैं। फिर ये दूसरी प्लेट, तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शन पे इनकी लिखाई होती थी, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। दूसरी चीज़ हमें मिले हैं कॉइन्स मिले, इन सारे रूलर्स के बारे में जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, उनके हमें बहुत सारे भर भर के सिक्के मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि रूलर्स का नाम क्या था और उनके ट्रेड लिंक्स कहाँ कहाँ से थे और वो कितने अमीर थे। जिस रूलर के रीज़न के हमें सबसे ज़्यादा सिक्के मिलते हैं, हमें पता लग जाता है कि उनका जो राज्य था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, फ्लरिश था, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी लोगों के पास, लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। और इससे ये भी पता लगता है कि उनके ट्रेड कहाँ कहाँ से थे, कैसे थे। अगर मान लो भारत में कोई रूलर है, हर्षवर्धन को हम मान लेते हैं, हर्षवर्धन दिल्ली में राज कर रहे हैं, लेकिन जब हमने हिस्ट्री को पढ़ा, पूरे दुनिया में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हर्षवर्धन जो दिल्ली में राज करते हैं उनके सिक्के हमें अगर टर्की में मिलते हैं, टर्की में मिलते हैं वहाँ पर जाके, तो इससे क्या पता लगता है, वो सिक्के खुद पैदल चल के गए थे या फिर तब तेज़ तूफान आया हवा उड़ा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के कुछ ट्रेडर्स होंगे जो अपने सिक्के लेके वहाँ पे गए होंगे, जब उन्होंने ट्रेड किया होगा, वहाँ से कोई प्रीशियस चीज़ खरीदी होगी, देन उसको देकर पैसे में तब यहाँ वापस आए होंगे। तो कॉइन से हमें बहुत कुछ पता लगता है। और इन सारे कॉइन्स पे क्या होता था, रूलर्स की फ़ोटोज़ होती थी, मतलब एकदम क्लियर तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा उसको डिपिक्ट करते थे कि वो दिखते कैसे थे। रूलर्स के फ़ोटोज़ होते थे, रूलर्स के नाम होते थे और
और साथ में उनके ट्रेड लिंक्स के बारे में हमें पता लगता है। और जो जितना वेल्दी रूलर होता था वो उतने ही ज़्यादा सिक्के बनवाता था, ठीक है। अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें हिस्ट्री में, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गुप्ता पीरियड था वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, क्योंकि सोने के सिक्के चलवाना हर राजा के बस की बात नहीं, लेकिन जितने भी गुप्ता रूलर्स हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा सोने के भर भर के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इससे एक हमें पता लगता है इन सारे लोगों की हिस्ट्री के बारे में। तीसरा हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से पता लगता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर, जिसमें हम बायोग्राफीज़ को पढ़ते हैं, क्रॉनिकल्स को पढ़ते हैं। बायोग्राफी क्या होता है, जब किसी के ऊपर जैसे जीवनी बोलते हैं जिसको, ठीक है, किसी के पूरे जीवन पे लिखी गई जो बुक होती है, कथा होती है, हम उसको क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। बहुत सारे रूलर्स होते थे, वो अपनी बायोग्राफी लिखवाते थे, ठीक है। या फिर कुछ कुछ रूलर्स ऐसे होते हैं उन्हें भी लिखने पढ़ने का शौक रहा है, वो भी अपने बारे में चीज़ें लिखते थे, बताते थे। रानियाँ वगैरह होती थी उनके महल में, वो भी कभी लिखती पढ़ती थी, बताती थी। तो ये सारी चीज़ों को हमने कलेक्ट किया है, फिर उसके साथ हमने एविडेंसेस को मैच किया है। जब कोई एक पैरेलल कंक्लूजन बैठता था, देन हम उसको फैक्ट से वेरीफाई करते थे, फिर पता करते थे हाँ ऐसा होता था, ठीक है। टेम्पल्स और आर्किटेक्चर को हम देखते हैं, जिसमें रिफ्लेक्ट करता है कि जो पावरफुल रूलर्स थे वो किस तरीके से रहते थे, क्या नहीं रहते थे, उनका डिवोशन देखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े इतिहास में रूलर्स हुए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डोनेशन दी है, बहुत सारे मंदिरों को, मस्जिदों को, और बहुत सारे ऐसे साइट्स वगैरह हुई हैं, ठीक है। मुगल भी लोग इस चीज़ में कम नहीं थे, वो लोग भी बहुत भर भर के दान वगैरह दिया करते थे, ठीक है। और इसमें हमें देखने को मिलता है जो साउथ के, अगर हमें रूलर्स की टाइम पीरियड में बात करें, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनवाए हैं, जिससे पता लगता है वो लोगों के बारे में कितना ख्याल रखते थे, और उनका भी भक्ति में बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए बहुत ज़्यादा ये मंदिरों को बढ़ावा देते थे बनाने के लिए, और जनता में एकदम खुशी का माहौल था, क्योंकि ये जनता की बातों को इग्नोर नहीं किया करते थे। तो टेम्पल और आर्किटेक्चर से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। जिसने जितने सारे टेम्पल्स बनाए हैं बहुत बड़े बड़े, अगर आपको कभी मौका मिले तो भाई साउथ इंडिया के ना टेम्पल्स को विजिट करना, क्या स्ट्रक्चर बने हैं, क्या आर्किटेक्चर बना है, मतलब कमाल का बना है। मैंने एक दो देखे हुए हैं वहाँ के मंदिर, लेकिन जो भी देखे भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। मतलब जो स्कल्पचर है वहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है दीवार के ऊपर जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उनको गोद में ले लो, ऐसे बच्चे जैसे लगते हैं, मतलब पकड़ सकते हो भाई उनके हाथों की उंगलियाँ इतने अच्छी तरीके से बनाए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हमें फॉरेन के अकाउंट्स पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है इनकी हिस्ट्री समझने के लिए, ठीक है। फॉरेन अकाउंट्स का मतलब क्या है, जो अरब और चाइनीज़ ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे, वो कोई जो भी चीज़ देखते थे वो उसको नोट डाउन किया करते थे, फिर अपने यहाँ ले जाते थे। जब वहाँ पर किसी दूसरी कंट्री में एक्सकवेशन हुआ, पढ़ाई हुई, लिखाई हुई, जब वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली ये, तब उन्होंने देखा अच्छा उनके रिलेशन यहाँ पे थे। फिर यहाँ के जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन लोगों से साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया। देन उन्होंने ये थ्योरी इस्टेब्लिश की कि यहाँ के लोग क्या करते थे, वहाँ ट्रैवल किया करते थे इन सर्च ऑफ लिटरेचर, स्कल्पचर और भी सारी चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इतिहास में एडवेंचरर लोग हुए हैं जो जिन्हें रहना पसंद नहीं था, घर में बैठना पसंद नहीं था, जो अपनी बुक वुक उठाई और बस निकल दिया, और जो भी देखते थे उनके जो आई अकाउंट्स थे वो सारे मेंशन है कि हमने आज ये देखा, हमने वो देखा, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये सारी चीज़ को मेंशन करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अभी के टाइम की हम बात करें तो जो लोग डायरी वगैरह लिखते हैं तो उनको तो पता नहीं क्या समझा जाता है कि ये बहुत महान काम कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम कॉमन चीज़ है, सबको करनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम फिर इसी टाइम पीरियड में 7th से 12th सेंचुरी के बीच में हम नई नई डायनेस्टी का हम उदय देखते हैं, किस तरीके से राइज हो रहा है, जिसमें हम सामंत को देखते हैं, महासामंत को देखते हैं, ठीक है। और सामंत से महासामंत देखो क्या चीज़ होती है, एक छोटे से रीजन को यहाँ पे ले लेते हैं। अब की बार मैं नॉर्थ इंडिया का थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूँगी, मेरी ड्राइंग तो वैसे बहुत ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये पूरा रीजन है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बोला था गवर्नर्स रहते हैं, यहाँ गवर्नर्स रहते हैं, यहाँ गवर्नर्स रहते हैं, जो इस पूरी टेरिटरी को क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि राजा हर जगह से क्या कर सकता है, इन एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता, और राजा यहाँ बैठा है, ठीक है। तो इनका ये जो राजा हैं ये ज़रूरी नहीं इनको गवर्नर कहते हैं, गवर्नर तो हमने भी मॉडर्न डे में आके इन्हें नाम दिया है, इन्हें कुछ और कहते थे, तब इन्हें सूबेदार कहते थे, ठीक है, सामंत कहते थे, और सामंत से बड़े होते थे महासामंत, जिसको हम कहते हैं पावरफुल फ्यूडिटरीज। देखो ये जो छोटे मोटे मतलब सामंत होते थे, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े सामंत बन जाते थे, ये इंडिपेंडेंट होकर लड़ाइयाँ लड़ने लगते थे और अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड कर लिया करते। इस तरीके से ये क्या होते थे, कभी कभी सामंत से महासामंत बन जाते थे और राजा की अथॉरिटी को मानना मना कर दिया करते थे, और कभी कभी सीधे आके चैलेंज कर लिया करते थे, क्योंकि इनके पास खुद की आर्मी होती थी, खुद के रिसोर्सेज होते थे, कलेक्ट करते थे, और यहाँ की जो जनता होती थी उन्होंने कभी असली राजा को देखा ही नहीं, तो जहाँ पे जो रूल कर रहा है उन्हें वही राजा लगते थे, तो फिर जनता भी साथ दिया करती थी इनका, ठीक है। इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड सम बिकेम इंडिपेंडेंट किंग्स, और आगे चल के इनमें से बहुत ज़्यादा जो लोग थे, जो महासामंत थे, वो आगे चल के क्या बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट किंग्स बन जाते हैं, अपनी खुद की आर्मी बना लेते हैं, उसको साथ में लेके कूच करते हैं
वो दिल्ली की आगरा की तरफ वहाँ के राजा को ललकारते हैं और कभी कभी उन्हें हरा देते हैं और बस कह देते हैं कि आज से हम इंडिपेंडेंट है, तुमने जो किया सो किया, हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में हम थोड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के नाम भी देख लेंगे। हमें बहुत सारी डायनेस्टी के बारे में आगे पढ़ना है, लेकिन हम कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में जिसमें हमें गुर्जर प्रतिहार को देखने को मिलता है, ये डायनेस्टी के नाम है। ठीक है, यहाँ से बहुत पावरफुल रूलर्स निकले हैं। ठीक है, जो राजस्थान और गुजरात के रीजन में रूल किया करते थे। दूसरे हम पाल लोगों को देखते हैं। ठीक है, पाल लोगों की बात कर रही हूँ, ये बंगाल और बिहार में जो उन्होंने रूल किया था। फिर राष्ट्रकूटा नाम की एक अलग डायनेस्टी है जिन्होंने डेक्कन में रूल किया था। ठीक है, डेक्कन ये साउथ इंडिया में पड़ता है। चोलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, इनकी बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री है। ठीक है, तो चोला ये तमिलनाडु में रूल करते थे। इनके इतने पावरफुल किंगडम हुए इनके रीजन में, जिन्होंने पूरे साउथ इंडिया को क्या किया था, अपने उसमें कैप्चर कर रखा था। ठीक है, इनका भी बहुत बोलबाला था। जिस तरीके से आप अशोक का देखते हो, अकबर का देखते हो, चोला एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत कमाल का था। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्या इस पूरे सेंचुरी में और कौन कौन से चेंजेस हमें समाज में देखने को मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से नए नए किंग्स आ रहे हैं, किंगडम्स आ रहे हैं, उनकी टेरिटरी बढ़ रही है, उनके नए नए रिलेशंस बन रहे हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम्स, ये लोग किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करते हैं, लैंड टैक्स से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो लोगों की ज़मीन है वहाँ पे जो लोग खेती कर रहे हैं उनसे क्या करेंगे, ये कर वसूलेंगे और उसी कर से अपने सैनिक को चलाएंगे, अपने खुद खाएंगे पिएंगे, अपनी रानी को खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे। लेकिन फिर बदले में लोगों को क्या मिला है, लोगों को मिल रही है सेफ्टी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो राजा कुछ कहेगा नहीं, भाई तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं, तो हमारी सेफ्टी करो, इसलिए आप प्रेजेंट डे इतने टैक्सेस देते हो गवर्नमेंट को, सरकार को। बदले में क्या देती है भाई, रोड देती है हमें, हमें क्लीन बस स्टैंड देती है, हमें मेट्रो दे रही है, हमें सेफ्टी दे रही है जिसको हम पुलिसिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि हम सरकार को टैक्स भर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, और हमने उसको चुन के भेजा है। दूसरा क्या है, ट्रेड, जो ट्रेड करते थे उससे भी हमें टैक्स मिलता था। जो यहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े मसाले वगैरह लेके चलते थे, बड़े बड़े स्टोन लेके चलते थे, कॉइन्स, ज्वेलरी और ये सारी चीज़ लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जो कोई उनकी टेरिटरी से पास होके जाता था उसको क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था वहाँ के राजा को। ठीक है, इस तरीके से उनके पास रेवेन्यू आता था। साथ में वॉर ट्रिब्यूट्स आता था, मतलब किसी के साथ किसी की लड़ाई हुई तो उसको जो वॉर में जो भी सारी चीज़ें मिली वो उसी की हो जाती थी। ठीक है, ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सेकंड, हम इसमें देखेंगे मिलिट्री पावर, जो उनकी मिलिट्री पावर होती थी उनमें क्या क्या होता था, एलिफेंट होते थे। ठीक है, कैवेलरी होते थे, इन्फेंट्री एंड नेवी, ये सारे क्या है पार्ट्स। जैसे कि इसमें इन्फेंट्री का मतलब होता है घुड़सवार, जैसे घोड़े पर सवार होने वाले अलग सैनिक होते थे, पैदल चलने वाले अलग सैनिक होते थे, नेवी अलग होती थी और हाथियों की सेना अलग होती थी। ठीक है, जो आपको मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है ना, इस तरीके से लड़ाई वो एक्चुअल में होती थी। भाई इतने विशाल हाथियों को जंग में लड़ाया जाता था, और मतलब कुछ लोग जो होते थे वो घोड़े पे बैठ के लड़ते थे, और कुछ लोग थे वो ज़मीन पे ही लड़ाई लड़ा करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इनके किंगडम में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफिशियल्स, जिनको हम सामंत कहते हैं, फ्यूडेटरीज कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं और टैक्स कलेक्टर कहते हैं। ये यहाँ के क्या हैं, ऑफिसर्स हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विलेजेस व सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि गांव जैसी बिल्कुल डाउन टू अर्थ जो होता है, पैरेलल जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो उसमें जो विलेजेस थे, जितने भी गांव थे, वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थे। वो किसी से कुछ नहीं ले रहे थे, किसी का कुछ जा नहीं रहा था, वो आराम से अपना कमा खा रहे थे। सारे लोग बढ़िया तरीके से गाँव में बस रहे थे और रह रहे थे, उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी हद तक ग्रोथ कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम के बारे में अच्छे से जान लिया है। उसके आगे हम देखें, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे वॉरफेयर एंड द एक्सपेंशन। यस, तो हम वॉरफेयर देखेंगे, लड़ाइयाँ कैसे होती थी और किस तरीके से अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया करते थे, और जिस तरीके से पूरे भारत पे किसी किसी डायनेस्टी ने रूल किया था। पूरे भारत की बात करूँ, सोचो, जिसमें मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो एक अशोक थे, एक समुद्रगुप्त थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के थे वो। तो ये बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर, ये दो रूलर्स हैं जिन्होंने भाई गजब का मतलब अपना ऑरा क्रिएट किया हुआ था, पूरे भारत को उन्होंने कॉन्कर किया हुआ था। एंड वॉर्स वर फॉट फॉर द कैप्चर लैंड फॉर द रेवेन्यू। तो लड़ाई किस लिए होती थी, देखो एक कारण था इसका कि हम ना लैंड को कैप्चर करेंगे जिससे हमें रेवेन्यू मिलेगा। आपको पता है पड़ोसी देश में मान लो 80 गांव हैं। ठीक है, उस 80 गांव से 80 ही मानते हैं। ठीक है, 80 किलो सोना आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ रफ सबसे कैलकुलेशन ले लेते हैं। तो अगर आप लड़ाई करके उस टेरिटरी को आप अपने उसमें ले लोगे, तो वो जो रेवेन्यू होगा, वहाँ का जो टैक्स होगा, वो किसको मिलेगा, ऑब्वियसली बात है आपको मिलेगा। तो लड़ाइयाँ इसलिए होती थी। दूसरा किस लिए होती थी, कंट्रोल रिसोर्सेज। दूसरा लड़ाइयाँ इसलिए होती थी कि वहाँ पे जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम उनको क्या करें, डायरेक्ट कंट्रोल कर रखें, जिसमें क्या होता था, क्रॉप्स होती थी,
फसलें होती थी, मिनरल्स होते थे, ठीक है। मिनरल्स में क्या आता था, ये खदानें होती थी, ये मेटल्स होते थे, इन सब की डिस्कवरी तो हो गई थी, ठीक है, क्योंकि लोग भाई मुकुट बन रहे हैं, ज्वेलरी बन रही है, कपड़े बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। साथ में क्या है, ट्रेड रूट्स को भी कैप्चर कर लिया करते थे। इनका बहुत ज़्यादा रहता था कि अगर फॉरेन कोई ट्रैवलर्स हैं या फिर फॉरेन ट्रेडर्स हैं जो इनकी टेरिटरी से गुजर रहे हैं, तो इससे ढंग से वसूली कर लिया करते थे ये लोग। और अगर उससे वसूली नहीं करते तो जो सामान ले रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सेदारी ये अपनी ले लिया करते थे, क्योंकि भाई एक जगह से दूसरी जगह जब सामान जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ जा रही होगी जो इनके देश में नहीं है। तो इसलिए भी ये क्या करते थे, उस ट्रेड रूट को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, और बहुत सारे रूलर्स ने किया भी, जिसमें कनिष्क का नाम आपको देखने को मिलता है, जिन्होंने सिल्क रूट को क्या किया था, कैप्चर किया था। सिल्क रूट की अगर हम बात करें, आगे इसमें मैं सिल्क रूट के बारे में पढ़ाऊंगी, तो जो चाइना से शुरू होता था और आगे चल के पूरे सेंट्रल एशिया में इसको जाते थे, और उधर वेस्ट एशिया में भी इसको पूरा फ्लरिश किया करते। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसको ये लोग क्या करते, ट्रेड किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, एंड गेन प्रेस्टीज बाय रूलिंग सेग्रेड पॉलिटिकल सेंटर। और इन रूलर्स को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिलती थी, जो क्या करते थे, इस तरीके की पॉलिटिकल सेंटर्स को या फिर सेग्रेड प्लेसेस को ये क्या करते थे, कैप्चर कर लिया करते थे। अब देखो, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं सॉलिड यूनिट थी हमारी। अगर इंडियन मेडोवल इंडिया की बात करें, ऐसी यूनिट थी, हर राजा कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन सारे राजा उसको कैप्चर करने का ख्वाब देखते थे, और जो भी राजा उसको कैप्चर कर लिया करता था उसकी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज होती थी उसकी आंखों में, मतलब कि उसकी आंखों में तो भाई चमक होती थी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो आसपास के रूलर्स होते थे वो कहते थे कि भाई उन्होंने मतलब कि दिल्ली पे राज कर लिया, दिल्ली को अपने कैप्चर में कर लिया, तो ये चीज़ बहुत समझी जाती थी। अगर आप अभी एक कंपैरिजन में बोलें कि कोई भी मान लो गांव का प्रधान है, ठीक है, वो इलेक्शन जीता, प्रधान बन गया, आगे जीता एमएलए बन गया, आगे जीता एमपी बन गया, और आगे चल के क्या बन गया, हाँ पीएम बन गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गया आगे चल चल के। तो जब वो प्रधान था तब उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया देन उसकी वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। लोगों की नज़रों में उसने बहुत प्रेस्टीज कमाई है। जो उसके गांव में उसको बैठने के लिए चेयर नहीं डालते थे, वो भाई उसके लिए सोफ़ा ला रहे हैं, ठीक है, गिर रहे हैं उसके चरणों में। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। कन्नौज वॉज द रिच ट्रेड सिटी बिकेम फोकस ऑफ स्ट्रगल। तो जो कन्नौज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के रीजन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी, और यहाँ पे इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए, कन्नौज को घेराबंद करने के लिए, फोर्टिफाइड करने के लिए बहुत सारे रूलर्स में बहुत भयंकर भयंकर लड़ाई हुई है, ठीक है। और कौन कौन सी वो लड़ाई हुई है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई कि वॉरफेयर क्यों होते थे और एक्सपेंशन क्यों करते थे वो अपनी टेरिटरी का। तो देखो, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था अभी, कन्नौज में मतलब बहुत ज़्यादा रूलर्स आए हैं जिन्होंने आपस में लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ की हैं एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए। तो हम वो समझेंगे क्यों की हैं और क्यों इतना ज़्यादा कन्नौज इंपॉर्टेंट था। तो इसमें क्या हो, उसमें बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी रहती थी कन्नौज के लिए, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, जिसमें 3 राइवल्स थे। एक थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाल्स, ठीक है। ये 3 जो डायनेस्टी के अलग अलग रूलर्स थे। जो गुर्जर प्रतिहार थे वो नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे, राष्ट्रकूटा डेक्कन में, और जो पाल थे बंगाल में। अब देखो, जो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे हैं, यहाँ पे इस मैप को थोड़ा सा धीरे से अच्छे से देखना, ये जो पैरेट ग्रीन कलर से है ये कौन है, गुर्जर प्रतिहार है, ये हैं। यहाँ पे ये पाल्स हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे कौन है, राजकोटा, इनके सेंटर में कन्नौज आ रहा है यहाँ पर कहीं पे। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगे रहते थे, इनमें बहुत भयंकर भयंकर लड़ाइयाँ होती थी कि कन्नौज को हम कैप्चर करेंगे, हम कैप्चर करेंगे। तो ट्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इतिहास में, सिर्फ इसी वजह से कि कन्नौज को लेकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज और पालास जो थे बंगाल के, वो हमेशा ही लड़ाई करते रहते थे। और इनकी ये लड़ाई 200 साल तक चली। सोच रहे हो, 200 साल तक इनकी ये लड़ाई चली, क्योंकि इसको ये कैप्चर करना चाह रहे थे हर हाल में। एंड इट शो हाउ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड रिच सिटीज़ वर इन दी मेडोल पीरियड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच सिटी थी, ठीक है। अगर आज मैं बात करूं कन्नौज की प्रेजेंट डे में, तो ये परफ्यूम बनाने के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब कहते हैं कि कन्नौज की नालियों से भी खुशबू आती है, ऐसे मतलब सुना है लोगों को मतलब कहते हुए, क्योंकि हाँ वहाँ पे कन्नौज में इत्र बनता है। मतलब परफ्यूम अलग चीज़ होती है, इत्र अलग चीज़ होती है, मुझे नहीं पता क्या होती है, बट मैंने ये पता, मुझे इतना पता है हाँ दोनों चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो कॉस्मेटिक चीज़ में आती है, ये एकदम प्योर किसी रोज़ से एक्सट्रैक्ट करके, पता नहीं कोई ऐसी पुरानी सी कला है लोगों की, वो उससे बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपार्टाइट आपको स्ट्रगल समझ में आ गया कहाँ पे हुआ था, कन्नौज के लिए हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। और जो 3 डायनेस्टी थी इंपॉर्टेंट, वो आपस में लड़े मरी जा रही थी कि हम इस पर रूल करेंगे, हम रूल करेंगे, और ये पूरी लड़ाई 200 साल तक चली इनकी। और इससे हमें पता लगता है कि
यहाँ के जो ट्रेड रूट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे। भाई एक छोड़ दे उस जगह को, दो छोड़ दे, एक कोई कंट्रोल नहीं, इनमें से तीनों में से किसी ने नहीं छोड़ा और बस उसको हमेशा लड़ाई का एक जरिया बनाते रहे और हमेशा तक लड़ते रहे। काफ़ी लोग मरे मारे, लेकिन ये किसी के कैप्चर में नहीं आया लेटली, क्योंकि एक बैठ जाता था दूसरा मार देता था, दूसरा बैठ जाता था तीसरा मार देता, मतलब कोई भी ढंग से इसको रूल नहीं कर पाया। और ये बहुत ज़्यादा रिच सिटी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीरी रही सी सिटी थी, इसलिए लोग इसके पीछे पड़े हुए थे बुरी तरीके से कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप प्लीज़ इसको मेंशन कर लेना अपनी नोटबुक में। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वो पहली बार में वीडियो देखा करो, दूसरी बार में नोट्स बनाया करो, ताकि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चोला के बारे में मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे चोला रूलर्स के बारे में, क्या थे, कैसे थे, कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, और ये बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम बना आगे चल के चोला। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ, ये कहाँ था, ये अगर आप टिप में बात करो इंडिया का, अगर आपने मैप देखा जिसमें तमिलनाडु केरला वाला रीजन है, तो चोलास ने उसी रीजन पे रूल किया था। ठीक है, ये मैंने मैप डाला हुआ है, पिक्चर में देख रहे हो, ये साउथ इंडिया का बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, उसमें ये केरला है इसके वेस्ट साइड में, और इसके ईस्ट साइड में क्या है, हमें तमिलनाडु देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनका नाम था राजराज चोला, जो 985 से 1014 CE में हुए हैं। इन्होंने केरला को, श्रीलंका और मालदीव को जीत रखा था। सोचो कहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, उसको भी इन्होंने जीत रखा था। तो मतलब नेवी इनकी कितनी स्ट्रांग थी ये आप सोचो। ऊपर से क्या है, इन्होंने बृहदेश्वर का टेम्पल बनाया जो कि तंजावुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप उसको एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत 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 विशाल विशाल टेम्पल है और हमेशा फेमस रहता है। और उनका मतलब गजब का आर्किटेक्चर बना है। उसके आप एक दो वीडियो देखना, मतलब किसी ने अगर डाली हो यूट्यूब पे, या फिर उसके उसके जूम करके देखना, ठीक है, पूरे मंदिर को, उसका बढ़िया लगता है यार देखने में। ठीक है, मुझे तो टारगेट यही है कि भाई एक बार मैं ढंग से सक्सेसफुल हो जाऊँ। मुझे तो सारे मंदिर विजिट करने हैं दुनिया में जितने भी बने हुए हैं, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो मस्जिदें भी हुई, मंदिर हुए, ये मुग़ल आर्किटेक्चर हुआ, और कुछ भी भाई जितने स्कल्पचर हैं, आइडल हैं, वो सब देखने हैं कैसे, मतलब प्यारे लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने राजराज चोला के बारे में पढ़ा, जो पहले रूलर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने इतना बड़ा अपना एम्पायर फैलाया हुआ था। दूसरा हम राजेंद्र चोला की बात करते हैं, जो कि 1014 से 1044 CE के बीच में ये रूलर बने थे। और इन्होंने क्या किया, पाल जो थे उन रूलर्स को क्या किया, डिफीट किया। जो भी मैंने देखा था ना, कन्नौज के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और जो राजकुटाज थे वो लड़ाई कर रहे थे। उनमें से जो पाल लोग थे, ठीक है, जो पाल रूलर्स थे, उनको किसने हराया, ये राजेंद्र चोला ने हराया, जो कि साउथ इंडिया में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और उन्होंने अपना जो रीजन था उसको इतना एक्सपेंड किया कि गंगा वैली तक पहुंच गए। सोचो कहाँ केरला है, कहाँ गंगा वैली उत्तर प्रदेश में, वहाँ तक उन्होंने पूरा रीजन को एक्सपेंड कर लिया। मैं बताऊँ आपको, तो चोलास की जो हिस्ट्री भाई, उनके लिए ना अलग से चैप्टर होने चाहिए, क्योंकि जितना ग्लोरीफाई हम दिल्ली सल्तनत को करते हैं, जितना ग्लोरीफाई हम अशोका पीरियड को करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो चोला डायनेस्टी है उसको भी ढंग से एक बार पढ़ा जाना चाहिए। ये लोग महान थे, सच में ग्रेट थे, मतलब इनके ऊपर मूवी बनी है तो आप वो भी देख सकते हो। एंड सेंड नेवल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका, और उन्होंने क्या है, नेवल एक्सपीडिशन श्रीलंका में भेजे थे। अब ये क्या होता है भाई, बोट बना बना के अपने सैनिकों को, लोगों को वहाँ पे भेजा था। ठीक है, वहाँ पे लोगों को डिफीट किया, और अब वहाँ पे इंडिया में रह के सोचो, श्रीलंका को रूल कर रहे हैं, मालदीव को रूल कर रहे हैं। आज मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो गए, हमें ऐड दिखाता है, लेकिन किसी टाइम हमने इसको अपने राज्य क्षेत्र में लिया हुआ था, सोचो। ठीक है, और सुमात्रा है, जावा है, ये सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। इन सारे आइलैंड कंट्री को भी क्या किया था, चोलास ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड चोला हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन साउथ एशिया, और इनकी नेवी भाई साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हैवी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन्हीं लोगों की, चोलास की। ठीक है, तो चोलास का नाम अगर मेंशन होता है हिस्ट्री में, तो भाई उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से पढ़ना चाहिए कि हाँ ये एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था, बहुत ज़्यादा लोगों में इसकी मान्यता थी, और लोगों में बहुत ज़्यादा इनके एकदम से कहते हैं ना किसी चीज़ को लेकर जोश होना, वो था इनको। ठीक, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, इसमें चोला के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ये कहाँ रूल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लग गया तो हमारे लिए और भी अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, और जिसमें क्या होता था, राजा सुप्रीम होता था, क्योंकि राजा के आगे तो किसी की चलनी नहीं है और राजा ही होता था। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और हेरिडिटरी थी पोजीशन, मतलब पापा के मरने के बाद बेटा बैठेगा, बेटे के बाद बेटा बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था कि जो योग्य है वो बैठेगा। पूरे एक लिनेज बन जाती थी, डायनेस्टी तो उसी को कहते हैं ना, जो एक
एक पूरे खानदान के लोग चलाते हैं मिलके, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, विलेजेस असेंबलीज ऑफ कॉमन पीपल। तो चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें सेंट्रल अथॉरिटी में तो राजा होता था, लेकिन जो रूरल अथॉरिटी होती थी या फिर हम जब गांव की बातें करते हैं तो उसमें कॉमन विलेज की असेंबलीज होती थी, जो प्रेजेंट डे आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी में, देन उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम था। जो नगर थे, जो विलेजेस थे, उनकी खुद की असेंबली थी, वो अपने सारे फैसले खुद लिया करते थे, ठीक है। जिसमें हम सभा के बारे में देखते हैं, इसमें ब्राह्मण लैंड होल्डर्स हुआ करते थे। जो सभा और समिति के बारे में आपने ऋग्वेद में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपको पता होगा सभा और समिति क्या थी, असेंबली थी। असेंबली का मतलब होता है जब हम कहीं पे इकट्ठे होकर किसी मुद्दे पर बात करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम सभा कहते हैं। अभी भी तो हम सभा वर्ड यूज़ करते हैं कि सभा बैठी हुई है, कि पंचायत लगी हुई है, इस तरीके से टर्म हम यूज़ कर देते हैं, बट इसका लिटरल मीनिंग है, सभा का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं। तो जो सभा होती थी वो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स की हुआ करती थी, लैंड होल्डर्स की एक्चुअली। तो जो ब्राह्मण्स थे वो आगे चल के इतने ज़्यादा ग्रीडी हो गए थे, मक्कार हो गए थे, कि उन्होंने ये सब पूजा पाठ और ये सब छोड़ के ये क्या करे, बहुत बड़े फ्यूड्स बन गए थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन हो गई थी, और लोकल लोग वहाँ पे काम करते थे और इनसे बढ़िया वाला टैक्स वैक्स की वसूलते थे और मौज की ज़िंदगी जीतते थे, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स थे उनकी ये कंडीशन थी वहाँ पे। फिर हम नागरम की बात सुनेंगे, जिनको हम मर्चेंट कहते हैं, ठीक है। नागरम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है जो मर्चेंट के लिए यूज़ हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कुछ कुछ हम तमिल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन कन्फ्यूजिंग ऐसे है नहीं। क्वेश्चन अगर कभी आए नागराम किसको कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हम मर्चेंट्स को क्या कहते हैं, नागराम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ रेवेन्यू की बात कर लेंगे कि इनके पास रेवेन्यू कहाँ से आता था, कहाँ से पैसे वैसे कलेक्ट किया करते थे। तो अगेन सिंपल सी वही बात है, कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड। अगेन वो लैंड से कलेक्ट कर रहे हैं, जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं वहाँ पे जो लोकल लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, कुछ भी उनके खेतों में अनाज वगैरह हो रहा है तो उसको एज अ टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स से भी कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स कि भाई तुम मुनाफा कमा रहे हो इतना, चलो हमें भी हमारा शेयर दो। इस तरीके की बातें तो होती हैं, आज भी होती हैं, प्रेजेंट भी होती है। आज भारत का हर नागरिक टैक्स भरता है, ठीक है। आपके पापा भर रहे होंगे, और आप सर्विस टैक्स भरते हो हर जगह जाके, कपड़ों पे टैक्स भरते हो, कहीं ना कहीं हर चीज़ पे टैक्स भरते हो, ठीक है। एंड पोर्ट्स, जो इनके पोर्ट्स थे जिसमें नागपट्टिनम और कावेरीपट्टिनम, जिसकी जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या था, यहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलता था, ठीक है। मैंने जब नेवी की बात की है तो ऐसा नहीं है कि बस नेवी ने अपनी नाव उतारी चल दी, भाई ऐसा नहीं होता है ना। आप प्रेजेंट अगर बहुत सारा जो देखोगे पोर्ट सिटीज़ देखो, कितना क्राउड रहता है, इतने बड़े बड़े शिप खड़े रहते हैं, इतने बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनमें इतना सामान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रीज़न में। तो उस टाइम भी ये सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिसेस कोई नई नहीं है, हमारे इतिहास से चली आ रही हैं। फिर हम टेम्पल्स की बात करेंगे, नॉट ओनली रिलीजियस प्लेस बट ऑल्सो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। जो टेम्पल्स होते थे यहाँ की, जो साउथ इंडिया की हम बात करें, उसमें सिर्फ क्या होता था, उसमें ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बस पूजा पाठ करके चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक यूनिट होती थी, साथ में पूरी इकोनॉमी चलती थी, और एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी वहाँ पे। जब कोई मंदिर के किनारे मतलब पुजारी वगैरह बैठ जाते हैं और शिक्षा देना शुरू कर देते हैं तो उसको एजुकेशन सेंटर मान लिया जाता है। और ऐसा पहले ज़माने में होता भी था, मतलब वेदों का और इन सब का ज्ञान देने के लिए पंडित जी बैठ जाते थे, और जो भी लोग होते थे कथा वगैरह होते थे उनको सुनाते रहते। तो इस तरीके से एजुकेशन एक पार्ट बन गया था। इकोनॉमी कैसे पार्ट बन गया था, जो मंदिर के आसपास लोग सामान बेच रहे हैं, चाहे वो फूल बेच रहे हैं, कोई माला बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, कोई टीका वीका लगा रहा है, तो ये सारे क्या है, ये हमारी इकोनॉमी में आते हैं। आप कुछ भी क्या कर रहे हो, जो जनरेट कर रहे हो इनकम किसी भी सोर्स से, तो वो इकोनॉमी है। तो इस तरीके से इकोनॉमी उस टेम्पल के आसपास क्या होती थी, जनरेट होती थी। तो यहाँ तक सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है कैसा भी आपको, चलो कोई बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखेंगे, आगे हमें पढ़ना है कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला। चोला का कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में क्या, स्लाइड में डिस्कस करेंगे एक्चुअली। तो हमने टेम्पल्स के बारे में देख लिया था, कुछ और टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम और देखेंगे कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं जिनको हमने और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें बृहदेश्वर का टेम्पल है, गंगईकोंड का टेम्पल है, चोलापुरम का टेम्पल है, जो जिसको हमने यूनेस्को साइट में भी दर्ज करा लिया है। कोई भी चीज़ यूनेस्को साइट में अगर दर्ज हो जाती है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। तो ये सारे टेम्पल्स आपकी जिम्मेदारी है, आप प्लीज़ इनको सर्च करना कहाँ है कहाँ नहीं है, और मतलब है तो सारे इधर केरला में ही, लेकिन ये दिखते कैसे वो आपकी जिम्मेदारी है। आप इनको एक एक करके ना सबको देखना बढ़िया तरीके से, देखा करो अपने हिस्ट्री में। अगर आपको ज़रा से भी इंटरेस्ट रखना, डेवलप करना है, तो जो मैं बोलूँ वो किया करो भाई। मतलब ऐसे ही होता है, मेरा भी डेवलप ना ऐसे ही हुआ था इंटरेस्ट। मुझे आज हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही नहीं, मैं हमेशा फिजिक्स की और मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, बट स्टिल मुझे अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और कोई चीज़ है मैं अटकती हूँ, मैं फटाक
फटाक से गूगल करती हूँ। और मुझे मेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पहले नहीं थी चीज़ें, मैं पहले अरे हटाओ, अरे इग्नोर करो, नहीं, अब मैं कोई भी वर्ड पे फंसती हूँ, मैं तुरंत उसको गूगल करती हूँ, उसका हिंदी में मतलब देखती हूँ, उसको पूरा इमेज होती है तो इमेज भी देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेम्पल्स देखे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जिसमें बृहदेश्वर की बात कर रहे हैं, गंगईकोंड की बात कर रहे हैं और चोलापुरम की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्ज के स्कल्पचर मिले हैं, जिसमें नटराज की हमें मूर्ति मिली है। अब देखो, आपने एक मूर्ति को बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो मतलब कि इस तरीके से होती है, इस तरीके से कुछ गोला सा बना होता है, ठीक है, और उसका कुछ ऐसा स्टैंड होता है ऐसे रखने वाला। हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है, उस पे मत जाना। और यहाँ पे एक लड़की ऐसे करके नाच रही होती है, ठीक है, वो इस पोजीशन में खड़ी होती है, उसका एक हाथ यहाँ जैसे कथक वाली पोजीशन होती है। ये नटराज की जो मूर्ति है वो सबने देखी होगी, बहुत फेमस है, घरों में सजाने के लिए खूब मिल जाती है ढंग से। तो ब्रॉन्ज का हमें स्कल्पचर मिला है, जिसमें नटराज की हमें शिवायस कॉस्मिक डांस के बारे में बताया गया है। नटराज हम शिव को कहते हैं, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, तो उन्हीं का पिक्चर है। तो वो हमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है, जो ब्रॉन्ज का बना है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो टॉल गोपुरम मिले हैं, जिसमें गेटवे टावर्स होते हैं, इंट्रिकेट कार्विंग होती है। तो गोपुरम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, मैं छोटा सा ना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगी तो आप उससे समझ लेना। ये गेट है किसी मंदिर का, ठीक है, इस गेट से तुम सब सारे लोग अंदर आए हो, ठीक है, यहाँ पे आपको गैलरी मिलेगी, ठीक है, मेन मंदिर नहीं मिलेगा, ये आपको गैलरी मिलेगी। फिर यहाँ पे ये अंदर एकदम से मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर में जहाँ पर ये क्या है, मूर्ति रखी हुई है, और इस पूरे कमरे को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस पूरे कमरे को कहते हैं गोपुरम कहते हैं। इन पूरे मंदिर के पूरे इस पार्ट्स को अलग कहते हैं, उसको अलग कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझने अभी ज़रूरत नहीं है, जितनी इसमें अभी आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझने में वो बता रही हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉल गोपुरम्स बने हुए हैं इनके सारे टेम्पल्स में। और लिटरेचर की अगर हम बात करें तो पैट्रोनाइज तमिल पोइट्रीज एंड द एपिक, तो इन्होंने जितने भी रूलर्स हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया है, जितने भी तमिल के पोइट्स हैं वो पोइट्री लिखते थे, कविताएं लिखते थे, बायोग्राफीज लिखते थे, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया। उन्होंने बोला लोगों से लिखो, हम आपको फंड करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे राज्य में रहिए, खाइए पिए और फिर लिखाई करिए, ठीक है। एपिक्स की भी बात करें, उन्होंने बहुत सारे एपिक्स बनाए हैं। एपिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। मैं आपको ना लिटरेचर का मैं एग्जाम्पल दूँ, संगम लिटरेचर अगर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में ऋग्वेद वगैरह को माना जाता है, उसी तरीके से साउथ इंडिया में हम संगम लिटरेचर को मानते हैं, जिससे हमें साउथ की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सोसाइटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं। तो लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स किसे कहते हैं, ज़मींदार को कहते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है, बहुत बहुत बड़ी, लेकिन वो कभी उसे देखने नहीं आते हैं, कभी उस पर काम नहीं करते हैं, बस वो मोटा अर्रा पैसा निकालने आते हैं और बस भाग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं विलेजेस को, डोनेट टू टेम्पल्स, ये विलेज बहुत बड़े बड़े विलेजेस को कंट्रोल करते हैं लैंडलॉर्ड्स, और क्या कहते हैं, डोनेशंस देते हैं मंदिरों को। तो ये इनका काम है, ठीक है। पीजेंट्स की अगर हम बात करेंगे, जो किसान हैं वो क्या करते हैं, बेचारे खेत में काम करते हैं और टैक्स भरते हैं, इनकी ये कंडीशन है। मर्चेंट्स क्या करते हैं, जो लोग व्यापारी हैं, पावरफुल गिल्ड्स, जिसको मनीग्राम और अयुवोल कहा गया है। अब ये टर्म्स थोड़े से डिफरेंट हैं, आप नहीं बोल पा रहे हो, अयुवोल, मनीग्राम, मम, ठीक है, ये है। तो मतलब इनको पावरफुल गिल्ड्स बोला गया। जो मर्चेंट्स होते थे उनकी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा ग्रुप में क्या हो, इन्फ्लुएंस बढ़ गया था इनका। ऐसा नहीं है कि मर्चेंट को पकड़ा और 2 दिन रैपटे लगा और भगा दी, नहीं भाई, मतलब इनने भी अपनी कम्युनिटी बना ली थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, और ये भी बहुत ज़्यादा रईस लोग होते थे, इनके पास भी बहुत सारा धन दौलत पैसा वैसा होता था। अगर आज की प्रेजेंट डे बात करूँ, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और बिल्डर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ये सब मर्चेंट्स थे, यही सब बेच बाच के आगे चल के इतने बड़े बन गए हैं। आर्टिशंस की बात करेंगे, स्कल्पचर और ब्रॉन्ज मेकिंग, वीविंग, ये सब इनका काम रहता था। बेचारे मूर्तियाँ बना रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, टोपी बना रहे हैं, ये सब काम होते थे किसके, नगर में। इकोनॉमी किस में होती थी, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो प्राइमरीली जो सबकी इकोनॉमी थी स्टार्टिंग में क्या थी, एग्रीकल्चर थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं था इनकम का। यूट्यूब तो था नहीं जो यूट्यूब चैनल खोलने मेरी तरह और बस पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर पे खेती वेती कर रहे हैं, आराम से मस्त अपनी खा पी रहे हैं, मौज काट रहे हैं, और साथ में टैक्स वैक्स भी भर रहे हैं। तो ये यहाँ की इकोनॉमी थी। आर्टिशन के बारे में समझ लिया, मर्चेंट्स क्या कर रहे हैं वो भी समझ लिया आपने, लैंडलॉर्ड्स के बारे में समझ लिया, एंड सबसे बुरी कंडीशन जिन पीजेंट्स की होती है उनके बारे में समझ लिया। हमेशा से इनकी बुरी नहीं होती, कभी कभी इनकी किस्मत अच्छी होती है। अगर इनका जो लैंडलॉर्ड है वो अगर इन्हें अच्छा मिल जाए, अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो ये लोग भी खुश खुश रहते थे आराम से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो हम इसके आगे देखेंगे अब
डिक्लाइन पढ़ेंगे हम किंगडम्स का कि किंगडम्स डिक्लाइन कैसे हो गए, कैसे इतने पावरफुल किंगडम्स आराम से, मतलब आराम से नहीं, मतलब जब भी डिक्लाइन होते हैं, होता तो खैर बुरा ही है, लेकिन ये डिक्लाइन क्यों गए, क्या इसके पीछे मेजर फैक्टर्स रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन कॉन्स्टेंट वॉर वीकन द डायनेस्टीज। देखो जब हम कभी किसी से क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट वॉर करते रहते हैं, लगातार हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो हम खुद में वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं, हमारे सोल्जर्स की कमी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता था, जो एम्पायर होता था ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, वीक हो जाता है। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, आपके पास आर्मी नहीं रहेगी, तो आप लोग कमज़ोरी हो जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं। दूसरा, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, हमें रीजनल किंगडम्स का राइज देखने को मिलता है। अभी भी मैंने बताया था कि जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, वो अपने पूरे टेरिटरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करती थी। उसके ऊपर सामंत, जिसे महासामंत कहते हैं, और कभी कभी यहाँ पे प्रोविंसेस होते थे जिनको गवर्नर अपॉइंट करते थे, उनको बिठा दिया करते थे। तो जो रीजनल किंगडम्स होते थे वो आगे चल के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, बहुत ज़्यादा कैसे हो गए, ज्ञानी महाज्ञानी हो गए, जिन्होंने क्या किया, राजा की अथॉरिटी को मानने को मना कर दिया कि नहीं, हम किसी की नहीं मानेंगे, हमें जो करना है हम वही करेंगे, और आराम से ऐसे करके इग्नोर कर दिया करते, और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया करते कि आज से हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारा जिससे मन करेगा हम उससे दोस्ती करेंगे और जिससे मन करेगा हम उससे दुश्मनी करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी हमें इतिहास में देखने को मिलती है, जिससे क्या हुआ, इन सारे बड़े बड़े किंगडम्स का डिक्लाइनेशन हो गया। इवेंचुअली पेव द वे फॉर द दिल्ली सल्तनत। और इसी के साथ क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें खत्म होने लगी तो उसी से दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे उभरने लगी, जिसको हम 1260 में देखते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कैसे उभरी और क्या क्या इसके कारण बने, तो यही सारे कारण हैं भाई। जब यहाँ के जब लोकल रूलर्स हैं आपस में लड़ मरे जा रहे हैं, तो जो फॉरेन इन्वेडर्स होंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आके क्या करेंगे, मजे करेंगे, एकदम लूटपाट करेंगे और अपनी सल्तनत बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उनकी गलती नहीं है कि भाई उन्होंने कॉलोनाइज क्यों किया, वहाँ यहाँ पे आके क्यों लड़े। भाई जब घर में ही फूट पड़ी है तो भाई पड़ोसी तो मजे लेंगे ही, ठीक है। क्विक रिकैप देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमें कैसे पता लगता है कि इनकी हिस्ट्री कैसी थी कैसी नहीं, तो इसमें हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा, हमने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा जो कि कन्नौज के ऊपर था। किस किस में था, एक बार रिवाइज करना, गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूटाज थे और पाल थे, ठीक है। चोलास के बारे में पढ़ा हमने, जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और इन्होंने पता नहीं सुमात्रा, जावा और इन सारी रीजन पे क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। और इनका बहुत बड़ा पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन था और कल्चर बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े डोनेशंस दिए थे टेम्पल्स को, और बहुत बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स उन्होंने बनाए थे। किंगडम शेप मेडुअल इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड दी ट्रेड। और इसी के साथ क्या होता है, ये सारे किंगडम्स क्या शेप करते हैं, मेडुअल इंडियन सोसाइटी को शेप करते हैं, कल्चर को बताते हैं और उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस को बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर किंग्स एंड किंगडम्स। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आई देन उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली इस पे कंप्लीट, मैंने 6 क्लास की पहले एनसीईआरटी कराई है, देन 7 क्लास की कराई है। इसी डायरेक्शन में सारी एनसीईआरटीज़ को मैं हिस्ट्री कवर करूँगी, तो वो आप कोई भी आप उसको चेन मत तोड़ना, ठीक है। सारी चीज़ों को एक एक करके देखते रहना, ठीक है। तब तक ख्याल रखो अपना और गुड नाइट।